Hello, second year students. I have sent you a note on Christabel, Coleridge's Christabel. आपको बहुत पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था जब हमारे पहले वीडियोस बन रहे थे कि कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने रोमांटिक पोइट्री को स्टार्ट किया ऑफिशियली लिरिकल बैलेड्स लिख के। लिरिकल बैलेड्स वो बुक थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि वर्ड्सवर्थ विल राइट नेचर पोइट्री एंड कोलरिज विल राइट पोइट्री ऑफ द सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल क्या होता है बेटा? जो नेचर से परे होता है। नेचर से परे क्या हो सकता है? वो दुनिया जिसको आप और हम नहीं जानते। वो दुनिया है ईवल की, विचेस की, भूत की, प्रेतों की दुनिया, और उसको आप सुपरनैचुरल कहते हैं। अब ये दोनों में डिसाइड हुआ था कि वर्ड्सवर्थ तो नेचर की पोइट्री करेंगे, वो आप सारी कर चुके हैं, सॉलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, एंड वो सारी पोएम्स जो मैंने आपको वर्ड्सवर्थ की कराई हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज के ऊपर ये आया था कि तुम सुपरनैचुरल की पोइट्री करोगे। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये थी कि वो ओपीएम एडिक्ट थे, वो ओपीएम का नशा करते थे। तो जब वो ओपीएम ले लेते थे और नशे में चले जाते थे तो वो शानदार कविता करते थे, और सैडली उनकी 3 ही कविताएं हैं जिनमें से केवल एक पूरी है और बाकी दो, राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर पूरी है और बाकी दो कुबला खान और क्रिस्टबेल अधूरी हैं। क्रिस्टबेल एक बहुत लंबी और बहुत ही खूबसूरत कविता है जो उन्होंने लिखी थी, लेकिन एक बात याद रखिए कि क्या आई मीन लाइक हाउ टू पुट इट कि आई डोंट नॉट नो कि सुपरनैचुरल पोइट्री को मैं कितना लाइक कर सकती हूँ या नहीं, है कि इसको बहुत प्रेज मिली है, लेकिन आई एम श्योर आप भी जब पढ़ेंगे तो यू वोंट लाइक इट मच। बट ये मेरा कहना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि मेरी पर्सनल लाइकिंग नहीं है ये पोएम, लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ इसे। क्रिस्टबेल एक ब्यूटीफुल सी, शी इज़ फ्रॉम द रॉयल फैमिली। ओके, अब क्रिस्टबेल की ये एक बहुत एक छोटा सा वो है कि ही इज सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रीमर इन इंग्लिश लिटरेचर, कोलरिज। और ये एक ऐसी पोएम है कि क्रिस्टबेल एक जेरल्डाइन नाम की लेडी उसकी तरफ देखती है, उसके स्पेल में आ जाती है, और वो जेरल्डाइन जो है वो एक सर्पेंट वुमन है, ईवल वुमन है, और उसकी आइज़ एकदम छोटी होती चली जा रही हैं उसको देखते हुए, और बिल्कुल सांप की तरह हो गई हैं उसकी आइज़। और वो एक कास्ट करती है स्पेल इनोसेंट सुंदर क्रिस्टबेल के ऊपर, और क्रिस्टबेल एकदम फ्रीज हो जाती है डर के मारे। पूरा जो एटमॉस्फेयर है उस महल का, उसके फादर का, वो सारा ऐसे पोर्ट्रे किया गया है जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त डर लगे। जैसे कि उसकी कुछ मतलब पोएम में ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ ये है कि जेरेल्डाइन ने क्रिस्टोबेल की तरफ देखा और उसको अपनी स्पेल में कर दिया, और वो इतनी बुरी तरह से डर गई, वो कुछ बोल नहीं पाई अपने पापा से, वो सिर्फ बोलती रही कि इस लेडी को यहाँ से हटा दीजिए। ये पूरी नहीं हो पाई ये पोएम भी, लेकिन इसका जो क्रिएट किया गया वो भूतों वाला, प्रेतों वाला, या वो सुपरनैचुरल वाला जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो बेहद सुंदर है। तो मैंने आपको इसकी समरी में बताया था, मैंने आपको जो भेजी है नोट, उसके अंदर बताया था कि वो एक बहुत ही मास्टरपीस मानी जाती है सुपरनैचुरल पोइट्री की क्रिस्टबेल, और उसमें बिल्कुल जैसे उस ज़माने में जर्मन रोमांटिसिज्म हुआ करता था उसी की तरह से इसमें कोलरिज ने उनको लिया है, सुपरनैचुरल एजेंसी को, और एक बहुत ही सुंदर पोएम बनाने की कोशिश करी है। मैंने आपको इसका फर्स्ट वो दिया है, जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ है वो है, मैंने कहा मिडीवल कैरेक्टर। मिडीवल कैरेक्टर क्या है बेटा उसका, कि उसमें एक ओल्ड कासल है, एक पुराना कासल है, उसमें मोट है। मोट जानते हैं आप? एक महल के चारों तरफ बहुत गहरी खाई खोद के उसमें पानी भर दिया जाता था, और उसके ऊपर प्लैंक्स, लकड़ी के प्लैंक्स रख दिए जाते थे। तो जब वहाँ से सामने से जब दुश्मन आता था तो उन प्लैंक्स को जंजीरों के बल पे उठा लिया जाता था, और दुश्मन फिर उस मोट को पार करके किले पे नहीं आ पाता था। तो वहाँ पर मोट्स हैं, हेरल्ड्स हैं, पेजेस हैं, ये सब मिडीवल यानी कि मध्ययुगीन यूरोप के जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ करती थी, उनकी महलों की, दुर्गों की लाइफ, वहाँ पर मोट्स होते थे, हेरल्ड्स जो कि तुरई बजा के कुछ बात को बयान करते थे,
उसके जो फादर हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, वो शिवलरी वहाँ की उस ज़माने की दिखाते हैं। और फिर किस तरह से मैटन बेल पूरे टाइम बजती रहती है डॉन की तरफ, और फिर कैसे प्रेयर होती है जीसस और मेरी की। और ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर उनके जो क्रिस्टबल का कमरा है वो कैसे मिडीवल आर्ट का है। तो ये उसकी, जब बेटा मैं जैसे आपको बताया कि इसमें कोई ऐसी समरी है नहीं, इसमें केवल डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन है आपकी पूरा हॉरर, सुपर हॉरर को दिखाने का। तो वो केवल डिस्क्रिप्शंस हैं वो वाले। फिर उसका सुपरनैचुरल और हॉरर कैसे दिखाया है उन्होंने कि क्रिस्टबेल जेरेल्डाइन जो है क्रिस्टबेल जेरेल्डाइन की तरफ देखती है, वो एक ब्यूटीफुल फॉर्म है लेकिन वो विच है। और वो किस तरह से एक इनोसेंट क्रिस्टबेल को अपने कब्जे में कर लेती है, और कितनी असहाय है, बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है क्रिस्टबेल अपने पिता को कि उसने क्या देखा है रात को। और जो कुछ उसने देखा है वो डिस्क्राइब नहीं किया है कोलरिज ने, केवल उसका इम्पैक्ट जो हुआ है क्रिस्टबेल पे कि वो किस तरह से डर गई है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है बेटा, कि कितनी भयानक सी काली बिल्कुल ठंडी रात है, और कहीं उल्लुओं के बोलने की आवाज़ आ रही है, और ड्राउजी जो वो है जो मुर्गा है वो धीरे धीरे क्रोक कर रहा है, और जो मून है वो बिल्कुल श्रिंक होके पतला होके किसी बादल के पीछे छुप रहा है। और इतनी बिल्कुल ठंडी उस फॉरेस्ट के अंदर एक लाल लीफ टंगा हुआ है एक पेड़ पर, बाकी पूरी की पूरी फॉरेस्ट खाली है। और अजीब सा पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर है सुपरनैचुरल का, यानी कि पूरा एक एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया है कि आपको ये पता लगे कि एक बहुत ही भयानक सी काली सी बहुत ठंडी बहुत बहुत घोस्टली रात है, जिसके अंदर क्रिस्टबेल अपनी पेड़ अपना मतलब क्या कहते हैं प्रेयर करते करते जैसे ही नील डाउन करने के लिए बैठी है, तो सामने एकदम से उसके एक अजीब सा भयानक सा कोई चेहरा आता है, और वो फ्रीज हो जाती है। इतनी वो जब जेरल्डाइन को देखती है उसके एम्ब्रेस में होती है, तो वो जो उन्होंने बताया है उस जो लाइन्स है, विच वेन शी viewed a vision fell upon the soul of Christabel, the vision of fear, the touch and pain, she shrunk and shuddered and saw not again। मतलब वो इतना डर गई उसको देख के कि वो एकदम से सहम गई है, बिल्कुल डर गई है, और उसके बाद उसका कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो इस तरह की लाइंस में एक अजीब सा हॉरर, एक डर जो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से डरा दे, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। ओके। और वो अपनी माँ वो कह रही है कि इसको यहाँ से अपनी माँ से, वो ना उसकी माँ मर चुकी है, और उनसे वो प्रेयर कर रही है कि इस औरत को यहाँ से भगा दो। ठीक है। क्रिस्टबेल का जो डर है ना बेटा, वो इतना खतरनाक है कि वो उसको जब क्रिएट करके और उसको जो आपके सामने पेश किया गया है, तो जब आप पूरे लाइंस पढ़ते हैं तो आप खुद भी सहम जाते हैं। ऐसा भी कहा गया था कि उनके फ्रेंड शैली उसको पढ़ के बेहोश भी हो गए थे। इट इज़ वेरी काफ़ी इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आप उसको उसकी उसकी लाइंस को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है डर का आपके अंदर। और किस तरह से ईवल का स्पेल है जेरल्डाइन का, कैसे वो उसके ऊपर डालती है प्यारी सी क्रिस्टबेल के ऊपर। और ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हॉरर का इतना ज़बरदस्त, जैसे कि एक उसकी जो मैस्टिफ है बिच है, वो रो रही है। उसके वो ये आप जानते हैं कि ये डॉग्स वगैरह जब रोते आत्माएं देखते हैं तो रोते हैं, ऐसा कहा जाता है। मुझे तो बिल्कुल इन बातों का कुछ पता नहीं है कि कितनी सही है या गलत है। और जिस तरह से कि फायर का बताया गया है कि क्या पूरी हॉल में लाइट बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और क्रिस्टबेल के चैम्बर की जो सिल्वर लैंप है वो बिल्कुल हल्की जल रही है। पूरा का पूरा जो लाइट का इम्पैक्ट है वो भी ऐसा दिया गया है जिससे कि आपको डर और खतरा महसूस हो। ओके। और शेली कहते हैं कि शेली जेरल्डाइन की वो वाली जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ के बेहोश हो गए थे, और ये कहा कि किस तरह से उसकी आंखें हैं ना बिल्कुल छोटी छोटी होते होते, और एकदम उसकी आई सर्पेंट की तरह छोटी होके, और उसको वो घूर रही है अपने जब क्रिस्टबेल अपने जब अनड्रेस होके उसके साथ बेड में आ रही है, तो वो उसको अपने बाहों में ले रही है और उसको घूर जब रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांप की गोदी में क्रिस्टबेल चली गई है। अच्छा, फिर इसकी जो नैरेटिव क्वालिटी है वो बहुत ब्यूटीफुल है बेटा, पूरे में पूरी बहुत सुंदर एक कहानी की तरह वो आपको डिस्क्रिप्शंस देते जा, कोई कहानी नहीं है, वो बस हॉरर और सुपरनैचुरल की डिस्क्रिप्शंस देते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो डरते जा रहे हो, तो बहुत अच्छी एक स्टोरी टेलिंग है इसके अंदर। छोटा सा फ्रैगमेंट है वो उनके वो ड्रीम का,
लेकिन वो बहुत ही इस मामले में बहुत ही अच्छा है कि वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो इतने इतने इम्पैक्टफुल हैं, वो इतने इतने आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं कि आप डर रहे हैं उनको पढ़ के एक डॉगी, एक डॉगी का रोना, मून का छोटा हो जाना, खाली बिल्कुल बयावान रात है, इस तरह से सारे वो उनके वो देते हैं डिस्क्रिप्शंस। फिर पूरा ड्रामेटिक इफेक्ट भी है उसके अंदर कि जैसे जैसे ही उसने जैसे ही ये वाली लाइन्स आप पढ़ते हैं, द लेडी स्प्रैंग अप सडनली द लवली लेडी क्रिस्टबेल, तो आप भी डर जाते हैं कि वो एकदम से क्यों चिल्लाई, वो कूद के कहाँ जा रही हो, कहाँ भागी, वो एकदम से क्या हुआ उसे। और फिर अम, उसने अपने हाथों को फोल्ड करके अपने क्लोक के नीचे दबाया और उस साइड चली गई ओक ट्री के। तो ये सारी सिचुएशंस, बहुत ड्रामेटिक सिचुएशंस वो क्रिएट कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है क्रिस्टबेल के साथ, क्रिस्टबेल ऐसे परेशान क्यों है। तो उसका एक ड्रामेटिक पूरा एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा ड्रामेटिक सीन है। और इसकी एक थोड़ी सी लोग जो आलोचक हैं जो इसकी थोड़ी बुराई करते हैं इस कविता की, वो है कि इसके अंदर बहुत लंबे लंबे डिस्क्रिप्शंस और डायग्रेशंस हैं जो कि कोलरिज अवॉइड कर सकते थे, जिससे कि कविता थोड़ी ज़्यादा क्रिस्प और ज़्यादा अच्छी बुनी हुई लगती। फिर उसकी पिक्टोरियल क्वालिटी के बारे में बात की जाती है कि उसके अंदर ज़बरदस्त वर्ड पिक्चर्स हैं बेटा। जब जैसे जो पेंटर होता है वो तो अपने ब्रश से पेंट करता है, और पोइट जो होता है वो वर्ड से पेंट करता है पिक्चर्स। तो बड़ी प्यारी वर्ड पिक्चर्स हैं। जैसे जेरल्डाइन का जब वो सबसे पहले यू नो ले वो प्रे करने बैठती है, तो उसका पूरा जो पिक्चर है वो बहुत सुंदर है। और पिक्चर उसके चेम्बर की जो खींची गई है वो भी बहुत सुंदर है। फिर जेरल्डाइन जिस तरह से अपने अनड्रेस करके धीरे से अपने बेड में जा रही है, और वहाँ पर वो ट्रेचरस बहुत ख़तरनाक लेडी जेरल्डाइन पहले से मौजूद है। ये पूरी पिक्चर एक बहुत ज़बरदस्त खतरनाक पिक्चर की तरह से आपके सामने आती है और आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसकी पिक्टोरियल क्वालिटी भी बहुत शानदार है। ऐसे ही मैंने उसका आपको एक और टाइटल दिया है उसका बेटा कि एलेगोरिकल पर्पस। एलेगोरिकल पर्पस उसे कहा जाता है कि जब कोई भी कविता या जो कुछ भी चीज़ जो होती है वो जब दो लेवल्स पे पढ़ी जाती है। एक तो लिटरली, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं बंद करूँगी क्योंकि मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर आप फेल हो गए और टीचर आपसे गुस्सा है, तो क्लास में आके कहेगी, अरे हाँ भाई, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है ना मेरी क्लास का, ये तो टॉपर है। तो यानी कि आपने एक तो जाना, एक तो ये रियलिटी है कि वो फेलियर है। दूसरा जो टीचर ने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत टॉपर है हमारे यहाँ, कि फिर आपको लगेगा कि अरे टीचर उसके ऊपर तंज कर रही है। तो कभी भी कोई चीज़ जब जो दो दो तरीके से पढ़ी जाती है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये पोएम ही आप देख लीजिए। क्रिस्टबल किसी बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल और देती हूँ। मानस है, वो मैंने इंग्लैंड में जब गोरे बच्चों को पढ़ाई, उनको नहीं बताया कि ये धार्मिक है, उनको तो हमारे धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। तो मैंने उनको ये धार्मिक वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं बताई। मैंने सिर्फ उन्हें स्टोरी बताई। तो वो स्टोरी पढ़ के बोले कि हमें रावण का कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो जानता था उसे क्या चाहिए। जब मैंने उनको स्टोरी पढ़ाई तो रामायण की। अब आपके लिए और हमारे लिए रामायण क्या है बेटा? एक स्टोरी भी है, सिर्फ एक राजा की स्टोरी भी है, लेकिन उसका एक एलेगोरिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों के लिए क्या है कि उसका एक धार्मिक सिग्निफिकेंस है कि वो आपके नेशनल हीरो या आपके भगवान की लाइफ स्टोरी है। ओके, सो एलेगरी जो वही वो राइटिंग जो कि दो लेवल्स पे पढ़ी जाती है। एक तो लिटरल लेवल जो कि वो उसमें कहानी का रूप होता है, और उसका एक इम्प्लाइड मीनिंग जो होता है, उसका अलग सा मीनिंग जो होता है, जो आप उसे अलग तरह से पढ़ते हैं, जैसे कि आप रामायण धार्मिक तौर से भी पढ़ते हैं और एक कहानी के रूप में भी पढ़ते हैं, उसे एलेगरी कहा जाता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है बेटा, मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ।